नमस्कार। बड़ी बहस में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चतुरांश। विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां अपने पूरे उफान पर हैं क्योंकि गोरखपुर में 3 मार्च को छठे चरण में चुनाव के लिए मतदान होगा। अब नामांकन की प्रक्रिया के पहले ही दिन सूबे के मुख्यमंत्री ने विजय संकल्प के साथ अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गोरखपुर शहर विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। अब योगी के नामांकन के समय उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहे। सीएम योगी ने आज गोरखपुर सदर सीट से अपने नामांकन को दाखिल किया। नामांकन के दौरान फाइल किए गए एफिडेविट में उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा भी दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि उनके पास 1.54 करोड़ रुपए की संपत्ति है। सीएम योगी ने यह भी बताया है कि उनके ऊपर एक भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हलफनामे के मुताबिक उनके पास कुल 1,54,94,054 रुपए की संपत्ति है। इनमें 1 लाख रुपए उनके पास नगद हैं। इससे पहले 2017 में जब योगी आदित्यनाथ ने विधान परिषद का चुनाव लड़ा था, तब उन्होंने अपनी संपत्ति को 95,98,000 रुपए बताया था। अब 5 साल में करीब उनकी जो संपत्ति है उसमें 60 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। तो हलफनामा दाखिल किया गया है। 1,13,75,000 रुपए की कुल संपत्ति है। सीएम योगी के पास कोई जमीन या उनका खुद का घर नहीं है। नेशनल सेविंग स्कीम्स और बीमा पॉलिसियों के जरिए उनके पास 37.57 लाख रुपए हैं। तो आंकड़ों में जो आय घोषित की गई है वो ये है। 2021 में और 2019-20 में 15,68,799 रुपए की घोषित आय थी। 2018-19 में 18,27,639 रुपए की घोषित आय थी। 2017 और 18 में 14,38,670 रुपए की आय को उन्होंने घोषित किया। 2016 और 17 में 8,40,998 रुपए की आय थी। अब 5 साल में अगर आप देखेंगे 17 से और अब तक, तो 50 लाख रुपए तकरीबन इजाफा इसमें हुआ है। लेकिन अब चूंकि नामांकन पत्र भी दाखिल किया गया है, तमाम चुनावी वायदों के साथ साथ जीत के दावे भी किए गए हैं और अब जो हलफनामा दिया गया है इसमें सबसे अहम यह है कि मुख्यमंत्री ने यह भी बताया है कि उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनल केस दर्ज नहीं है। आप देखते हैं क्योंकि नामांकन के समय जो हलफनामा दिया जाता है उसमें नेताओं की जो आय हैं, जो संपत्तियां हैं, वो किस तरह से दिखाई पड़ती हैं। और अब चूंकि सूबे के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, तो जाहिर बात है कि उनकी संपत्ति या उनका विवरण या उन्होंने जो हलफनामा दिया है इस पर भी सबकी निगाहें थी कि आखिर उस हलफनामे के अंदर तो चलिए इसी पर आज हम बातचीत करते हैं। चूंकि 5 साल में संपत्ति तकरीबन 60 लाख रुपए बढ़ी है और जो हलफनामा आज योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिया गया है उसको उत्तर प्रदेश की राजनीति में किस तरह से देखा जाए। दीपक सोनकर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। दीपक जी, किस प्रकार से देखते हैं, क्योंकि एक तरफ जब हम लोग देखते हैं हलफनामे दिए जाते हैं उसके अंदर करोड़ों की जो संपत्तियां हैं उनका विवरण होता है, लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जब संपत्ति हम लोग देख रहे हैं तो उस लिहाज से कुछ ऐसा नहीं उसके अंदर नजर आता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि 5 साल में तकरीबन 60 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो बढ़ी है। दूसरा यह है कि हलफनामे के अंदर एक भी क्रिमिनल केस मुख्यमंत्री के खिलाफ नहीं है, यह भी उन्होंने बताया है। इसको कैसे देखें, आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं। देखिए, निश्चित रूप से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जो अपना नामांकन पत्र में अपना हलफनामा दर्ज किया है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि किस तरीके से अपने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का खुद का अपना आवास भी नहीं है, उसका भी उन्होंने उसमें विवरण दिया है। और जिस तरीके से उनके पास खुद की जमीन भी, एक संपत्ति भी नहीं है, पूरा आंकड़ा उन्होंने मुझे लगता है नामांकन पत्र में दाखिल किया है। तो ये हम सबके लिए बड़े प्रेरणादायी है। और उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री होने के 5 साल बाद भी माने सोच, ईमानदार, काम, दमदार के साथ जनता के सेवक के रूप में काम करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में उभरे। निश्चित रूप से जिस तरीके से कल आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने 5 साल का खाका, माने 5 साल में जो भी काम किया, 5 साल के अंदर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का काम किया, 5 साल के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मिशन और विजन को एक्शन में बदलने का काम किया, उसका पूरा रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने पेश करने का काम किया। जिस तरीके से पूरे 5 सालों में बर्गे करने का काम जनता के सामने पेश किया, जनता सब चीजों को समझ रही है। निश्चित रूप से जिस तरीके से जनता का विश्वास लगातार भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उसी के विश्वास के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं। जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े एक्सप्रेस वे दिखाई दे रहे हैं, हर जिले के अंदर मेडिकल कॉलेज का संकल्प के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं।
1 जुलाई एक उद्योग के केंद्र के साथ बढ़ रहे हैं। हमने हर गरीब, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़े वर्ग तक योजना से जोड़ने का काम किया है। न जाति को देख के, न धर्म को देख करके, माने समानता रूप में, उदाहरण के रूप में मान सकते हैं कि 24 करोड़ उत्तर प्रदेश में 24 करोड़ की जनता के साथ हम लोगों ने 10.5 करोड़ लोगों को योजना के साथ जोड़ा है। गरीब को हमने आवास देने का काम किया है, गरीब को हमने बिजली का कनेक्शन देने का काम किया है, गरीब को हमने उज्ज्वला गैस कनेक्शन देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आज की ये चुनाव की अगर मुद्दे की बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ये पीछे के रिकॉर्ड को देख करके आगे को लाने वाले को तय करेगी। पीछे हमने जो किया है उसके आधार पर जनता उत्तर ठीक है प्रदेश सोनकर जी, में इसके लिए तो भाई अब हम लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि अब तो 10 तारीख में ज्यादा समय बचा नहीं है। दावे यहां सब लोग अपने अपने करते हैं। हालांकि प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। धर्मेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका भी इस चर्चा में। धर्मेंद्र जी, एक तो आज हलफनामा हम लोग उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देख रहे हैं, एक रिएक्शन आपका उस पर भी चाहूंगा, और दूसरा जो भी सोनकर जी कह रहे थे, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं कि 5 साल का रिपोर्ट कार्ड रखते हुए हम जनता के बीच में जा रहे हैं, उस पर भी आपका एक रिएक्शन चाहता हूं मैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी झूठ बोलने के अलावा आज तक 5 साल में कोई काम नहीं करी है। जो भाई साहब अभी बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, इन्होंने बोला कि हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खुल गया है। अब मुझे बता दीजिए कि मेडिकल कॉलेज कहाँ खुला है, नाम बता दें। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ मेडिकल कॉलेज का बोर्ड लगा के उसको कहते हैं मेडिकल कॉलेज खुल गया है। तो ये इनका, लेकिन जिन मुद्दों के साथ इस वक्त उत्तर प्रदेश के अंदर विधानसभा के चुनाव में दोनों पार्टियां जा रही हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी या समाजवादी पार्टी को हम देखें, इनके दावों में कितनी हकीकत है और इसके अलावा इस बार उत्तर प्रदेश की जनता का रुख क्या है, इस पर एक बार फिर से चर्चा में वापस लौटते हैं। सभी मेहमान मेरे साथ बने हुए हैं। धर्मेंद्र जी, आपकी बात अधूरी रह गई थी, कंप्लीट करें। अब मैं कह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी की पूरी फौज झूठ के लिए उतर जाती है और सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलने का काम करती है। विकास की बात आप ये कर रहे हैं, विकास की बात कहाँ हुई मुझे बता दीजिए। एक तरफ तो कहते हैं विकास हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं कि हमने गरीबों को राशन दिया, 10 करोड़ लोगों को राशन दे दिया उत्तर प्रदेश में। तो आप मुझे बता दीजिए कि अगर विकास हो रहा है तो गरीबी कैसे बढ़ रही है? राशन अगर बांट रहे हो तो भूखमरी कैसे बढ़ रही है? देश भूखमरी सूचकांक में 101वें स्थान पे पहुंच जाता है, यही भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार में। उसके बाद जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या बदलाव किया है? अगर देश के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की सुविधाएं अच्छी होती तो कोरोना काल का मंजर ये देश, ये प्रदेश नहीं देखता। जिन लोगों ने अपनों को खोया वो बात जानते हैं कि उत्तर प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह से आईसीयू में चला गया है, उसका मिसाल आप सभी ने देखा। जो गंगा में बहती हुई लाशें थी, वो इसका बाकायदा जीता जागता पुख्ता उदाहरण है। इस बात से किसी से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जो ये विकास की बात करते हैं, आप मुझे बता दीजिए विकास के नाम पे इन्होंने क्या किया, इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चेंज किया? हाईवे की बात जो करते हैं वो भी झूठ बोलते हैं। ले दे करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की सरकार के माध्यम से जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी ने भी कर दिया, मुख्यमंत्री जी ने भी कर दिया, उसका 80% से के आसपास का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हो चुका था। वो इस पे दावा करने की बात करते हैं। आज भी आप पूर्वांचल पे चले जाइए, 341 किलोमीटर में कहीं भी शौचालय नहीं बना हुआ है। आज भी आप चले जाइए तो कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं बना हुआ है। जो स्लिप रोड हैं, मैं एक दिन रात में लौट रहा था तो और सुल्तानपुर सेमरी वाले कट पे मैं चढ़ रहा था, वहां मैंने देखा कि करीब 10 से 15 लोग फंसे हुए थे और उसमें से एक मैं भी था। और रात भर मुझे कोहरा ज्यादा होने की वजह से हम उस पर चढ़ ही नहीं पाए और रात मैंने वहां गुजारी 10 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक वहां मैंने रात गुजारी और उसकी भी उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी ने कर दिया था। तो ये इनका वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा है। सोनकर जी से मैं जवाब देता हूं। दीपक सोनकर जी, सच्चाई से बिल्कुल दूर है। और अभी दूसरी बात कहता हूं, दूसरी बात जो शिक्षा के बात करते हैं, शिक्षा व्यवस्था के बारे में बात करते हैं, मुझे बता दीजिए कौन सा इंजीनियरिंग कॉलेज इन्होंने खोला, कौन सा पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला? जो प्राइवेट पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले हैं उसको उन्होंने गिनती कर ली उसमें। अब प्राइवेट जो कॉलेज खोलते हैं उसमें जाकर के छात्रों के साथ जो शोषण होता ही होता है, अभिभावकों के साथ शोषण होता है। कोरोना काल में आप मुझे बता दीजिए कि प्राइवेट स्कूलों ने मन मर्जी की फीस वसूली। आप भी मेरे ख्याल से अगर आपके बच्चे होंगे तो आपके बच्चे भी किसी स्कूल में पढ़ते होंगे, किसी स्कूल ने 1 रुपया फीस माफ किया, लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार कुछ नहीं कर पाई। और आज ये स्थिति ये है कि जहां पे 4-4 सेक्शन में पढ़ाई होती है। अब मैं जवाब लेता हूं दीपक जी से। दीपक जी जवाब दीजिए। दीपक जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं धर्मेंद्र जी, आदरणीय प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव जी का जवाब देना चाहता हूं। जिस तरीके से कोरोना काल की बात इन्होंने करी, तो कोरोना काल में आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आप थे, वो तो विदेश यात्रा पर थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता बूथ से लेकर के राष्ट्र का अध्यक्ष भी जनता की सेवा में लगा हुआ था। जनता के तक भोजन की व्यवस्था कैसे पहुंच सके, उनके इलाज की व्यवस्था कैसे हो सके, हमने हर जिले के अंदर 100 बेड की व्यवस्था, मेडिकल कॉलेज में भी मरीजों की सुविधाओं की व्यवस्था,
देखिए निश्चित रूप से हमको भी इस बात को मानना पड़ेगा, कोरोना जैसी महामारी एक बड़ी महामारी थी। उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ की जनता को जिस तरीके से हम लोगों ने कंट्रोल करने का काम किया है, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर 16 करोड़ से भी ज्यादा लोग वैक्सीनेशन हो चुके हैं, ये भी एक बड़ा संकल्प है। और जिस तरीके से विकास की बात आप मेडिकल कॉलेज और स्वास्थ्य की बात करना चाह रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर साहब, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 33 मेडिकल कॉलेजों में हमारा निर्माण कार्य चल रहा है। रायबरेली के अंदर भी हमारा एम्स दिखाई दे रहा है, गोरखपुर के अंदर भी हमारा एम्स दिखाई दे रहा है। लगातार स्वास्थ्य क्षेत्र की बात का संकल्प तो हम लोगों ने भी देखा है। 2015 में किस तरीके का उदाहरण आता था कि सड़कों पे पड़ी रहती थी महिलाएं, हमारी बहनें बेचारी, लोगों की लाशें जो है सड़कों पर ही मौत हो जाती थी, उनको इलाज नहीं मिलता था। आज बड़े मेडिकल कॉलेज सेक्टरों के अंदर भी उनको इलाज मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के माध्यम से उनको 1 साल के अंदर 5 लाख रुपए का भी इलाज मिल रहा है। आज गरीबी के कारण, स्वास्थ्य के कारण लोग जिस तरीके से मरे जा रहे थे, आज उत्तर प्रदेश के अंदर वही व्यवस्था ठीक करने की बात कर रहे हैं। जहां आपने शिक्षा की बात करी तो मैंने भी साहब देखा है, प्रोफेसर साहब आप तो शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, मैं भी जानता हूं कि किस तरीके से बेसिक शिक्षा का हाल था। बेसिक शिक्षा का हाल हम सबसे परे नहीं है। विद्यालय के अंदर किस प्रकार की दशा होती थी, कैसे वहां पर बच्चे भी बैठना पसंद नहीं करते थे। आज उत्तर प्रदेश के अंदर 1,38,000 विद्यालयों का कायाकल्प हुआ है, जहां के बच्चे लोग पढ़कर क्या रहे, मॉडर्न विद्यालय भी हमने खड़ा किया है। माने चलिए दीपक जी, मुझे लग रहा है शायद कुछ नेटवर्क का इशू, आपकी ऑडियो मुझ तक क्लियर नहीं आ रही। धर्मेंद्र जी जो बात कह रहे हैं सोनकर जी आप कर रहे थे, तो मैं बिजली का बता रहा हूं, तो ऊपर कपड़े सुखाने के काम आती थी। और आवाज आ रही है मेरी? जी जी कंप्लीट करें सोनकर जी। हेलो, आवाज आ रही? हाँ, तो जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर जो बदलाव दिख रहा है, उसी बदलाव के साथ है। और वही फर्क साफ क्या दिख रहा है कि हम लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो समाजवादी पार्टी के गठबंधन के साथ प्रत्याशी आ रहे हैं, या तो वो जेल में रहने वाले हैं या तो बेल पे रहने वाले हैं। ये किस तरीके के उम्मीदवार समाजवादी पार्टी दिखाना चाहती है, किस तरीके से हम लोगों ने गुंडा राज भूमाफिया को खत्म करने का काम किया, क्या उसी तरीके से काम करना चाहती है? ठीक है, मैं जवाब लेता हूं। धर्मेंद्र जी जवाब देंगे इसका। ठीक है धर्मेंद्र जी, एक सेकंड। ठीक है धर्मेंद्र जी। तो जी सोनकर साहब के अंतिम बात से मैं शुरुआत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी अपराधियों के मामले में पूरे प्रदेश में नंबर 1 पार्टी है, जिन्होंने टिकट दिया है। आज इनके जो आपराधिक छवि के प्रत्याशी हैं वो 100 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। इनकी बात करते हैं। पिछले आंकड़े की बात करें तो 114 सांसद देश के पार्लियामेंट में दागी हैं जो भारतीय जनता पार्टी से चुनाव जीते हैं। अगर मैं विधानसभा की बात करूं तो 116 विधायक उत्तर प्रदेश की विधानसभा में दागी हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी से ताल्लुकात रखते हैं। और योगी जी की जो कैबिनेट है उसमें 20 मंत्री ऐसे थे जिन पर संगीन धाराओं में आपराधिक मुकदमे दर्ज थे। ये इनकी कैबिनेट थी। और इस दोनों को छोड़ दिया जाए तो जो डिप्टी सीएम है, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य हैं, उनके पास इतनी धाराएं हैं कि धाराएं कम पड़ जा रही हैं। जो योगी जी की धाराएं हैं, योगी जी ने अपनी खुद धाराएं हटवा दी है। तो भारतीय जनता पार्टी अत्याचारी, बलात्कारी और आपके बीच में नहीं, सोनकर साहब मैंने नहीं बोला था, सोनकर साहब आपके बीच में मैंने नहीं बोला था, आप सुन लीजिए ना। और सुन तो लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला था। अत्याचारी, बलात्कारी और दुराचारी ये भारतीय जनता पार्टी की पहचान है। बलात्कारी आपके कुलदीप सिंह सेंगर, उनके साथ क्या किया आप लोगों ने? दुराचारी जो आपके हैं चिन्मय आनंद जी हैं। उसके बाद अत्याचारी कौन है? जो आपके अजय मिश्रा टेनी है। अजय मिश्रा टेनी का बेटा किसानों के ऊपर कार चढ़ा दिया। ऐसा भारत में कभी नहीं हुआ, उत्तर प्रदेश में कभी नहीं हुआ। आपने ऐसे उत्तर प्रदेश। चलिए अब आप लोग के आरोप प्रत्यारोप के बीच में चर्चा मुझे यहीं समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप लोगों ने समय निकाला है, चर्चा का हिस्सा बने। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।